वेलकम टू रेड फॉर जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम ये वीडियो बना रहे हैं एज अ पोस्ट फाइट वीडियो ऑफ UFC 312। दोस्त, ज़िंदगी में जीतना है ना तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है ना तो कभी कभी गिरना भी पड़ेगा, और फिर उठ के फिर लड़ना पड़ेगा, और फिर हारे तो फिर लड़ना पड़ेगा, और तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक तुम जीत ना जाओ। दुनिया में हर कोई ट्रेल ब्लेजर नहीं हो सकता, किसी न किसी को तो पायनियर होना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक फाइट की नहीं, अंशु जुबली वाली फाइट की बात करेंगे और फिर मेन कार्ड की बात करेंगे। ऐसा करते हैं, अंशु जुबली वाले का फाइट की बात करते हैं, फिर दो चूतियों की बात करते हैं, फिर मेन कार्ड की बाकी फाइट से बारे में बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि आप पछताएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप वीडियो फाइट के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप डिसअपॉइंट ही होने वाले हैं, बट अगर नॉलेज के लिए आए हैं तो मैं वादा करता हूँ डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे आप। पहली फाइट से स्टार्ट करते हैं, जो कि अंशुल जुबली और क्विलिन राइकार्ड की थी। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली थी ना, उससे पहले मुझे एक नया फैक्ट पता चला कि क्विलिन जो है ना डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से आया है। ये वाली बात तो सभी को पता थी कि क्विलिन जो है वो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से आया था, पर मुझे पता चला कि एक्चुअली क्विलिन जो है वो वेगस में डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से आया। आप सोच रहे हैं ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी फाइटर को मैच मेकर जो है बेहतर फाइटर मानते हैं, और उसको डेना वाइट के सामने अप्रूव कराने के लिए पूरी दुनिया के दूसरे कोने में ले जाकर फाइट करवाते हैं, और वो ऐसे किसी टुच्चे फाइटर के लिए करता नहीं है। खैर, जैसे तैसे फाइट शुरू हुई और 19 सेकंड में ख़त्म हो गई। आप सभी को पता होगा अभी तक नॉकआउट किया क्विलिन ने अंशुल जुबली को। क्या ये अर्ली स्टॉपेज था? 101%। एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स का यार स्टूडेंट हूँ, तो 101% नहीं होता, 100% अर्ली स्टॉपेज था। देखिए, अंशुल जुबली नॉकडाउन हुआ, उसके बाद उठ के वो पैर पकड़ के ऊपर आ रहा था, राइट? जो उसको करना चाहिए एक नॉकडाउन फाइटर को, वही को कर रहा था। ही वॉज डूइंग नथिंग रॉन्ग। पर रेफरी ने बहुत ही चुतियापे वाली हरकत करी, वो उसको पकड़ के रखने लगा। इट वॉज प्योरली इडियोटिक। बट क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रेफरी ने फाइट नहीं रोकी होती तो अंशुल जुबली जीत जाता? नहीं दोस्त, अंशुल जुबली जहाँ जिस पोजीशन में था वो कुछ और मुक्के घूसे खाता, और फाइट थोड़ी और देर से खत्म होती। 19 सेकंड में नहीं खत्म होती, बट जब भी खत्म होती तो उसका विनर जो है वो कुलिन ही होता। सो सबसे पहले ऑल दी बेस्ट टू कुलिन। दूसरा, अंशुल जुबली के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स ओके, इट्स लाइफ। मैं दो चूतियों के बारे में बात करूंगा इसके बाद, ध्यान रखना, जिसमें से एक चूतिया इस फाइट के बारे में। एनीवेज, अलसी जुबली को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई थैंक यू। आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ अलसी जुबली के भविष्य में कहाँ देखता हूँ। अलसी जुबली का कैरियर जो है अब इसी लेवल पे या इस लेवल से नीचे ही रहेगा मेरे हिसाब से। इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर अंशुल जुबली। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंशुल जुबली आगे फाइट नहीं करेगा, बट इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम अंशुल जुबली से तरक्की करने की उम्मीद नहीं रख सकते। एंड इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स ओके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया में हर कोई ट्रेल ब्लेजर नहीं हो सकता, किसी न किसी को तो पायनियर बनना पड़ता है ना। वसीम बारी, सीके नायडू जैसे लोगों ने, रणजीत सिंह जैसे लोगों ने इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत की, कितने मैच लगातार वो हारे होंगे। उसके बाद हमने धीरे से जीतना चालू किया और एक दिन हम चैंपियन बने। दीपिका पादुकोण पता है आपको? उसका बाप उससे भी ज़्यादा फेमस था, जिसका नाम था प्रकाश पादुकोण, जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। उसने अपर्णा पोपट, एक और लड़की थी जो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी। उसके बाद पुलेला गोपीचंद जो बहुत बड़ा कोच बना, उससे पहले उसने भी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। इन लोगों ने पायोनियर का दर्जा, पायोनियर की एक जॉब की, जिसके बाद हमें पीवी सिंधु जैसी बैडमिंटन में चैंपियन मिली। आपने देखा नीरज के चैंपियन बनने के बाद कितने सारे लोग भाला फेंक चालू कर दिए वापस से। ठीक वैसे ही अंशुल की वही जगह रहेगी। कम से कम उसने यूएफसी का रास्ता तो दिखाया। अब आगे जो लोग आएंगे वो अंशुल को माने ना माने, बट उन पर अंशुल का एहसान होगा। एटलीस्ट ही टोल्ड अस दैट ही कैन रीच देयर, वी कैन, इट कैन बी रीच्ड। सो अंशुल की ज़िंदगी में जो कुछ भी करे, ऑल द बेस्ट। एनीवेज, अंशुल की जब मैं एनालिसिस किया था तो मैंने वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी जो किसी ने नहीं दिखाई, और बात सच थी। क्विलिट की ये पहली फाइट है जहाँ पर वो किसी ऐसे फाइटर से फाइट कर रहा था जिसने ज़िंदगी में 3 से ज़्यादा फाइट जीती है, एंड इट वॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हिम। अब एक चूतिया की बात करते हैं। पहले चूतिया जो है, पिछले मुद्दे जो चल रहे हैं अपने चैनल में, एक ने एक फेक न्यूज़ पढ़ लिया और बार बार आके मेरे में कमेंट करने लगा। और जब मैंने उसको बोला कि भाई कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है ना, मैं तेरे डिबेट करने को तैयार हूँ, भाग खड़ा हुआ। इन चूतियों की हर एक की एक ही एक वो है, ये भौंकते हुए कुत्ते की तरह, हम गाड़ी रोक दोगे ना तो ये कुछ भी नहीं बोलते। मैंने इनमें से कई लोग जो अच्छे हैं उनसे भी डिबेट की कोशिश की, कई लोग जो टुच्चे हैं उनसे भी डिबेट की कोशिश की, कोई नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास फैक्ट नहीं है। एनीवेज, दूसरा टुच्चा जो है वो इस फाइट जैसी खत्म हुई तो सुबह 6 बजे भाई
उठ के वो कमेंट करने आया वीडियो में कि तूने बोला था ना कि फाइट करेगा, कैसे 19 सेकंड में आउट हो गया और 19 सेकंड में नॉकआउट हो गया। तभी बात, तू तो बोलने का नहीं, तुम्हारे डैडी हमारे दोस्त हैं तो आपसे बात करने का। दूसरी बात, चूतिया जिंदगी में हर कोई हारता जीतता रहता है, ठीक है ना। यहाँ होसे ऑल्डो 13 सेकंड में नॉकआउट हो जाता है। तो ये लाइफ है, जिंदगी अगर समझ में नहीं आती है ना तो जिंदगी में अंडरलिंक ही बने रहोगे। एक फेक न्यूज़ पढ़ोगे और उसके आसपास की चीज़ें नहीं समझोगे ना तो चूतिए ही बने रहोगे। किसी आदमी की एक ठो बात पढ़ के तुम नाइन बोल रहे 19 सेकंड में आउट हो गया, आओ 19 सेकंड में नॉकआउट हो गया तो हो गया। तू इतना बड़ा चूतिया क्यों है कि वहां पर हम लोग घर में अपने घर में बैठ के फाइट देखने की जगह कमेंट करने आया है कि तूने बोला था ना। हाँ, थैंक यू वाला कमेंट तुमको चलता है, मेरे को अच्छा भी लगता है, पर जब टुच्चा कमेंट करना हो ना तो अपने मुंह में रख लो यार। क्योंकि ना कभी कभी मेरा भी मन होता है ऐसा करने का। जैसे कल किसी ने कमेंट किया कि जब ये हो रहा था तब तू कहाँ था। मैं बोलने रहा था तेरी अम्मा के साथ था, बट नहीं बोला मैंने। क्योंकि मैं अगर अच्छे से बिहेव करता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं घटिया बिहेव नहीं कर सकता। अगर तुम अच्छे हो तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, अगर तुम घटिया हो तो भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइट वो फाइट थी जेक मैथ्यूज और फ्रांसिस्को प्रादो की फाइट, और ये फाइट जो है आसानी से जेक मैथ्यूज ने बोली। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइट मैं आधी फाइट से देखना चालू किया था। अंसुल की फाइट जैसे ही खत्म हुई भेजा गांडू हुआ अपना और मैं वापस से सोने चला गया। और फिर जब मैं उठा तो ये जेक मैथ्यूज का आखिरी राउंड चल रहा था, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको बता नहीं सकता। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट फाइट की तरफ। अगली फाइट थी जिमी क्रूड वर्सेस रोडोल्फो बेलाटो की, और क्या तो फाइट थी दोस्त ये। इट वॉज अ ऑसम फाइट। पहले राउंड में जिमी क्रूट ने टेक डाउन किया और काफ़ी लंबे समय तक रोडोल्फो को डोमिनेट किया ग्राउंड में। उसके बाद जब रोडोल्फो ग्राउंड से उठ के थोड़ा बहुत जवाब देने लगा जिमी क्रूट को, तो जिमी क्रूट ने नॉक डाउन किया। क्लियरली डोमिनेंट राउंड था जिमी क्रूट के लिए। मैंने वैसे 10-9 दिया, बट कुछ लोग इसको 10-8 भी दे सकते थे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको समझ में आएगी। दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ तो रोडोल्फो जो है ना एक्चुअली ज़्यादा डैमेज नहीं लग रहा था। क्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा लैंड कर रहा था, बट रोडोल्फो जब भी लैंड कर रहा था ना तो बहुत मोर एक्यूरेटली लैंड कर रहा था। और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहा था ना तो थकान जो है जिमी क्रूट की आगे बढ़ रही थी, जिमी क्रूट की थकान जो है वो बढ़ रही थी। उसके पंचेस के नंबर कम हो रहे थे, रोडोल्फो के पंचेस के नंबर भी बढ़ रहे थे, और एक्यूरेसी तो थी ही थी। तो जब ये राउंड खत्म हुआ तो मैंने ये राउंड रोडोल्फो को दिया और मेरा स्कोर हो गया 19-19। तीसरा राउंड वैसे तो रोडोल्फो शुरुआत के 2 मिनट एक्स स्ट्राइकिंग में ही कंट्रोल कर रहा था, पर उसके बाद उसने टेक डाउन किया, फिर खड़ा हुआ, फिर स्ट्राइकिंग करने लगा। ऐसा नहीं था कि जिमी क्रूट इस फाइट को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था राउंड में, बट फिर भी थकान की वजह से उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम थी। बट मेरे हिसाब से ये राउंड जो जिमी क्रूट का था वो दूसरा राउंड से बेहतर राउंड था। ये राउंड क्लोज था, बट मैंने रोडोल्फो को ये राउंड दिया। मेरे हिसाब से रोडोल्फो ये फाइट जीता 28-29 से। पर जजेस का मानना है कि ये फाइट ड्रॉ हो गई, कारण किसी न किसी जज ने पहला राउंड 10-8 दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज अ ग्रेट फाइट, सो नो शिकायत। ठीक, चलते हैं अगली फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी टेरिसन टेसेरा वर्सेस टाफा ब्रदर्स का एक भाई जस्टिन टाफा। यार ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस ऐसा ही है। अंशुल जुबली वाली फाइट से ये लगभग डबल टाइम तक चली, बट रिजल्ट सेम था। नॉकआउट किया एल्वो के द्वारा टेसेरा ने। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस। और ये मैं लाइट वेट डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल वेट डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल्टर वेट डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तेसरा ने ये जो नॉकआउट किया है ये हैवी वेट डिवीजन में किया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हैवी डिवीजन इतना ज़्यादा थिन है कि आपका एक नॉन कंटेंडर से कंटेंडर बनना और कंटेंडर से चैंपियन बनने के बीच में 4-5 फाइट का ही फ़र्क होता है। एंड स्टार्ट में तो तेशेरा एक्चुअली बहुत शानदार दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। चलते हैं को मेन इवेंट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी जैंग वेली वर्सेस तातियाना सोरेस। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंटेटर, काफ़ी सारे एनालिस्ट वेली के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। आप उनमें से कोशिश करें तो मुझे भी शामिल कर लें। पर वेली का कहना है कि हम जैसे चूतिया उसको डिफाइन नहीं करेंगे, वो बताएगी कि वो क्या है और वो डिफाइन करेगी अपने आप को। ठीक है, फाइट शुरू होती है और जैसा कि हमको उम्मीद थी तातियाना सोरेस राइट अवे टेक डाउन के लिए जाती है और टेक डाउन मिल भी जाता है उसको। लगभग ये बात होती है 50 सेकंड के आसपास। बाकी के 3 राउंड कंट्रोल करती है तातियाना सोरेस। ये बात है कि ज़्यादा कोई डैमेज नहीं करती है, बट फिर भी कंट्रोल करती है। उसके बाद आखिरी के 1 मिनट में एक गिलोटिन अटेम्प्ट की वजह से वेली
रिवर्स करती है और टॉप पोजीशन लेती है और थोड़ा बहुत डैमेज करती है, बट फिर भी ओवरऑल ये राउंड मैंने तातियाना सोरेस को दिया और मेरा स्कोर हो गया 10-9। दूसरे राउंड में तातियाना फिर से टेक डाउन की कोशिश करती है, पर वेली इस बार उसको रिवर्स कर लेती है, और जब रिवर्स करती है और टॉप पोजीशन मिलती है तो अच्छा खासा डैमेज करती है वो। और इसी समय घुटने के नीचे एक बहुत लंबा गैश बन जाता है तातियाना सोरेस के, जो उसको पूरी फाइट भर परेशान करने वाला है। जैसे तैसे तातियाना सोरेस उठती है, पर वेली उसको एक बार फिर से टेक डाउन करती है। आई मीन तातियाना सोरेस का टेक डाउन फिर से रिवर्स करती है और फिर डैमेज करती है। क्लियर एंड डोमिनेटिंग राउंड बाय वेली। मेरा स्कोर हो गया 19-19। तीसरे राउंड में वेली ज़्यादातर मौका ही नहीं देती है तातियाना सोरेस को टेक डाउन करने का, और फीट पे ही अच्छा खासा डोमिनेट करती है। ये राउंड भी वेली का, और इसके बाद स्कोर हो गया 28-29। और चौथे राउंड में वेली टेक डाउन करती है तातियाना सोरेस को और पूरे राउंड भर कंट्रोल करती है। स्कोर हो गया 37-39। लास्ट राउंड में फिर वही होता है जो होते आ रहा था। तातियाना सोरेस टेक डाउन अटैम्प्ट करती है, वेली उसको रिवर्स करती है। ये राउंड भी मैंने वेली को दिया। मेरा स्कोर हो गया 49-46। चेस का स्कोर भी कुछ ऐसे ही था, 49-46। एक चेस का स्कोर था 49-45, यानी कि उन्होंने पहला राउंड बराबर दिया था, एंड दैट कुड हैव बीन डन, सो नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वेली ने स्ट्राइकिंग में तो डोमिनेट किया ही किया, बट एक वर्ल्ड क्लास रेसलर को रेसलिंग में डोमिनेट किया। क्या वेली आज से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले रेसलिंग में तातियाना सोरेस से बेहतर थी? आई डोंट थिंक सो। पर उसमें जो बीच में 2-3 महीने 2 महीने का उसने जो कैंप किया, उसमें उसने हार्ड वर्क किया, और आज वो, आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि उससे बेहतर रेसलर थी, तातियाना सोरेस से बेहतर रेसलर थी वेली। और मेरे हिसाब से जहाँ तक कार्डियो की बात है तो वेली अभी 2 राउंड और जा सकती थी। तो मैं आपसे ना हमेशा जो बात कहता रहता हूँ ना, आप सिर्फ टैलेंट के दम पे मत खड़े रहिए। हार्डवर्क का ना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऊपर जाने का है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और रहने के लिए उससे डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि कल तक सिर्फ मैं ही इकलौता ऐसा था जो बोल रहा था कि वेली जो है ना वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट 115 पाउंड फाइटर है। आप देखेंगे कि इस फाइट के बाद हर कोई ये बोलेगा। आई रियली लाइक हर। शी comes out as a very good fighter, but at the same time she comes out as a great human being. फाइट जीतने के बाद भी उसने टाटियाना सोरेस को कोडोस दिए। उसने कहा कि वो इतने ऊपर आई है इतनी सारी इंजरीज के बाद, सो हेड्स ऑफ टू हर। मुझे टाटियाना सोरेस का बिहेवियर वैसा नहीं लगा जैसा कि एक अच्छे लूज़र का होना चाहिए। दोस्त, हारने का मतलब ये नहीं है कि, एनीवेज लेट इट बी। मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। आई होप तातियाना सोरेस विल मेक अ कम बैक, बट हमें भी समझना होगा और तातियाना सोरेस की टीम को भी समझना होगा और तातियाना को भी समझना होगा कि किसी एक वन आर्ट से डोमिनेट अगर आपका गेम है तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। पता है आज क्या हुआ? मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ और आप आगे जाके सोचेंगे इस बारे में तो यही सच होगा। देखिए, तातियाना सोरेस जब भी टेक डाउन अटैम्प्ट कर रही थी ना, तो वेली उसके अटैम्प्ट के लिए पहले से तैयार थी। पता है आपको क्यों ऐसा था? क्योंकि तातियाना सोरेस नेकेड अटैम्प्ट कर रही थी। आपने पंचेस और किक्स के बीच में कंबाइन करके रेसलिंग नहीं कर रही थी, बल्कि नेकेड अटैक कर रही थी, जिसके लिए वेली पहले से तैयार थी। दूसरी तरफ अगर ताजिया सोनेस की स्ट्राइकिंग एबिलिटीज बेहतर होती ना, तो वो डैमेज कर सकती थी, क्योंकि वेली के हाथ जो है ऑलरेडी काफ़ी नीचे थे, क्योंकि उसको पता है कि बार बार उसको टेक डाउन अटैम्प्ट रोकना है। बट क्योंकि आपके आर्ट एक ही तरीके से डोमिनेटेड है, वो है रेसलिंग, तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाए। तातियाना सोरेस इज 34 years old। मुझे नहीं लगता कि अगर वो रियलाइज भी कर ले तो क्या चेंज कर सकती है। ओ नहीं, एनीवेज, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द गर्ल्स। चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट है ड्रिक डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड का। बकचोदी ना करते हुए सीधे फाइट पर चलते हैं। जैसे ही फाइट शुरू होती है तो हम दो चीज़ें स्पष्ट देखते हैं कि डीडीपी जो है अपने अनऑर्थोडॉक्स वे में केक, पंच, एल्बो सब कुछ मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शॉन स्ट्रिकलैंड का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट जैब मारने में है। ये राउंड बहुत क्लोज था, बट एग्रेशन के तो पॉइंट देना पड़ेगा, इसीलिए मेरे हिसाब से पहला राउंड डीडीपी जीता। दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो शॉन स्ट्रिकलैंड का पोजीशन पहले से बेहतर है। डीडीपी जो है पहले हाफ में बेहतर, ज़्यादा पंचेस मार रहा है, बट शॉन स्ट्रिकलैंड के पंचेस मोर एक्यूरेट है। और मेरे हिसाब से अगर दूसरे राउंड के पहले हाफ को देखा जाए तो शॉन स्ट्रिकलैंड आगे चल रहा है, बट जैसे ही सेकेंड हाफ में हम पहुंचते हैं तो हमें नज़र आता है कि डीडीपी न सिर्फ ज़्यादा लैंड कर रहा है, बल्कि ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेट है, बल्कि ज़्यादा डैमेजिंग भी है।
इसलिए दूसरा राउंड भी डीडीपी को दिया जाता है। स्कोर हो जाता है 20-18। तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। ये राउंड बहुत क्लोज है, बट मेरे हिसाब से सोनी स्टेडियम में सबसे बेहतरीन राउंड था। ये राउंड डीडीपी को भी दिया जा सकता था, बट मेरे हिसाब से हल्की सी एज सही, पर सोनी स्टेडियम के पास ये एज थी। ये राउंड मैंने सोनी स्टेडियम को दिया। मेरा स्कोर हो गया 29-28। राउंड 4 में डीडीपी ने शुरुआत में ब्रोक नोज, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रोक नोज, नोज ब्रोक कर दी, नोज ब्रेक कर दी, और उसके बाद रिमाइंडर ऑफ द राउंड कंट्रोल किया। क्लियर डीडीपी राउंड। इसका स्कोर हो गया 39-37। पांचवा राउंड भी डीडीपी का राउंड था। मेरा स्कोर हो गया 49-46। जजेस का भी यही मानना था, और अब डीडीपी के चैंपियन होने में और एक शानदार चैंपियन होने में कोई शक नहीं रह जाएगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ डीडीपी की, फिर बात करेंगे सोनी स्टेलियन की। दोस्त, आदेशानिया गलत नहीं था। ही इज द बेस्ट शिट फाइटर इन द वर्ल्ड। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये बेस्ट अनऑर्थोडॉक्स फाइटर इन द वर्ल्ड है। मैंने एक बार देखा कि एरिक निक्सिक, जो कि कोच है सोनी स्टिकलैंड का, वो बोल रहा था कि तुम डीडीपी को उसके कॉम्बिनेशन पूरे नहीं करने दे सकते। अगर तुम उसके कॉम्बिनेशन को होने दोगे तो दिक्कत में पड़ोगे, इसलिए उसके कॉम्बिनेशन को बीच में रोकना है। बट डीडीपी के कॉम्बिनेशन को बीच में रोकना मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं आते। दैट्स वाई ही इज द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स फाइटर। मेरे हिसाब से अभी तक यूएफसी में जितने भी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर हुए हैं, डीडीपी से बेहतर नहीं हुए। और मेरा मानना है कि हमसे चिमायब को अगर कोई हरा सकता है इस डिवीजन में, तो उस फाइटर का नाम है ड्रेकस डुप्लेसिस। जहां तक सॉरी स्टेलियन की बात है, आई एम ग्लैड ही लॉस। फक हिम एंड फक एनीबडी हु बिलीव्स व्हाट ही बिलीव्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ये था इनफाइट जंकी। लड़ेंगे और जीतेंगे। टेक केयर।